हेलो एवरीवन, वेलकम टू धुर डी एजुकेशन चैनल। और एनवायरनमेंट इकोलॉजी घटना चक्र का 3rd चैप्टर चल रहा है, बायोडाइवर्सिटी। कल हाफ चैप्टर कर लिया था और समरी डिस्कस कर ली थी हमने कल इसकी, और कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए थे 45 के लगभग, और उससे आगे के क्वेश्चंस का आज रिवीजन करेंगे। ठीक है, और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्वेश्चन है 43 क्वेश्चंस का कल रिवीजन हो चुका है, और जिसने पहले क्लास ना देखी हो पहले वाली क्लास देख लेंगे आज की क्लास देखने से पहले, तभी समझ में आएगा। ठीक है, आज तो हम 44 से आगे के क्वेश्चंस का रिविज़न करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बर्ड्स इज़ ए हाईली एंडेंजर्ड स्पीसीज़। इनमें से बताना है कौन सी इंडियन बर्ड जो है वो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में है। तो ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस कैटेगरी में है? ये एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है इस टाइम पे, मतलब एंडेंजर्ड का मतलब होता है विलुप्त होने के कगार पे है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। गोल्डन लंगूर एंडेंजर्ड है, और डेजर्ट कैट एंडेंजर्ड है, हुलूक गिब्बन एंडेंजर्ड है, एशियाटिक वाइल्ड डॉग ये थ्रेटेन्ड है। तो अब किसकी कौन सी कैटेगरी है देखना है, और आंसर देखेंगे इसका हम डिटेल के अंदर। अकॉर्डिंग टू ENVI सेंटर फॉर फनल डाइवर्सिटी होस्टेड बाय जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, बिलो इज द रिस्क स्टेटस ऑफ द एनिमल गिवन इन द ऑप्शंस। कौन सी कैटेगरी में रखे गए हैं? गोल्डन लंगूर जो है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, हुलूक गिब्बन एंडेंजर्ड है, एशियाटिक वाइल्ड डॉग ये भी एंडेंजर्ड है, और डेजर्ट कैट जो है ये लिस्ट कंसर्न में है। देयर इज नो एनिमल नेम्ड डेजर्ट कैट लिस्टेड इन रेड लिस्ट ऑफ IUCN की रेड लिस्ट में इसका नाम नहीं है डेजर्ट कैट का। चाइनीज डेजर्ट कैट आर लिस्टेड एज ए वल्नरेबल कैटेगरी इन द रेड लिस्ट, hence option B and D are not correctly matched. UP Service Commission considered A as the correct answer in its initially released answer की, but in revised answer की this question was removed from the assessment category। ठीक है, क्वेश्चंस करेक्ट नहीं दिया गया क्योंकि B और D जो हैं वे दोनों ही करेक्टली मैच नहीं हैं। और B और D में क्या दिया गया है? डेजर्ट कैट एंडेंजर्ड में बताया है इन्होंने, जबकि IUCN की रेड लिस्ट जो है उसके अंदर इसका नाम नहीं है, और एशियाटिक वाइल्ड डॉग इसको थ्रेटेन्ड बताया है। तो ये भी क्या है? मिसमैच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाइल इंडियाज ह्यूमन पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट एन आउटस्टैंडिंग पेस, द बर्ड पॉपुलेशन इज श्रिंकिंग फर्स्टली मेन बिकॉज। इसका रीज़न बताना है कि जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है इंडिया के अंदर, तो बर्ड पॉपुलेशन जो है वो कम होती जा रही है, श्रिंकिंग होती जा रही है। तो इसका मेनली रीज़न क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा? तो आंसर होगा, इसका आंसर है सी, मतलब 3 और 4 है। देखते हैं क्या रीज़न है। देयर हैज़ बीन ए लार्ज स्केल रिडक्शन इन द हैबिटेट ऑफ द बर्ड। एक तो है जो बर्ड के हैबिटेट हैं वो कम होते जा रहे हैं। देयर हैज़ बीन लार्ज स्केल यूज ऑफ पेस्टिसाइड का बहुत बड़ी मात्रा में यूज़ किया जा रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का एंड मॉस्किटो रेपिलेंट्स का। इन सब की वजह से बर्ड्स कम होती जा रही हैं। India's human population is growing at an outstanding pace, but the bird population is shrinking fast, mainly because there has been a large scale reduction in the habitat of the bird, and there has been an excessive use of pesticides, chemical fertilizer, mosquito repellents. Pesticide like DDT enters into the food chain so that premature cell crack before the time and their population decrease। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो बायोडाइवर्सिटी लॉस होती जा रही है उसका बताना है। इनमें से कौन सा रीजन नहीं है, नोट पूछा है इसमें। तो एफोरेस्टेशन ऑफ बैरन लैंड ये नहीं है, बाकी है रीज़न। क्या क्या है? एक्सपेंशन हो रहा है, रोड बनाई जा रही हैं, अर्बेनाइजेशन ज़्यादा होता जा रहा है वहाँ पे, और एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन हो रहा है। तो ये सारे रीज़न हैं। Afforestation of barren land is not reason for the loss of biodiversity, while the expansion of road, urbanization and extension of agriculture are responsible for the loss of biodiversity। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिक्किम आर ट्रू। सिक्किम के बारे में देखना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। इट बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया 1975 में ये इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बना है,
और इट इज़ बना था, इट इज़ कंसिडर्ड एज ए बोटानिस्ट पैराडाइज, इसको कंसिडर किया गया है। इट्स पॉपुलेशन इज़ मेनली मेड अप ऑफ लेपचा, ठीक है, इसकी जो पॉपुलेशन है किसकी बनी हुई है, लेपचा, लेपचा भूटिया, वहाँ पे वे जो ट्राइब मिलती हैं। तो आंसर हो गया इसका वंस, सिक्किम एंड थर्ड, तीनों ही करेक्ट है, सारे करेक्ट हैं, ठीक है, करेक्ट आंसर पूछा था इसके अंदर। By the 36th Constitutional Amendment Act 1975, Sikkim was made full-fledged state of Union of India. It is considered as a botanist paradise because it lies under hot spot of Northern Himalaya. ठीक है, क्योंकि नॉर्दर्न हिमालय के हॉट स्पॉट में आता है, विच इज़ रिच इन बायोडाइवर्सिटी, इसलिए इसको बोटानिस्ट पैराडाइज बोला जाता है सिक्किम को। पॉपुलेशन ओवर हेयर मेनली कंप्राइज ऑफ लेपचा, भूटिया और नेपालीज, ये यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा मिलती है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रैटजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, तो क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रैटजी है, क्या, कि बायोडाइवर्सिटी को हम ह्यूमन जो ट्रेडिशनल लाइफ है उसके साथ कंजर्व कर सकते हैं, किसके द्वारा, बायोस्फीयर रिजर्व को बना के। द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ये बायोस्फीयर रिजर्व इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन सिस्टम इन दीज एरियाज, मल्टी फेसिटेड डेवलपमेंट ऑफ इकोसिस्टम इज गिवन प्रोमिनेंस। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इस्टेब्लिश्ड 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं इंडिया के अंदर, विच प्रोटेक्ट लार्जर एरियाज ऑफ नेचुरल हैबिटेट को ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। 12 ऑफ द 18 बायोस्फीयर रिजर्व आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, इनमें से जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं इनमें से 12 जो हैं ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, बेस्ड ऑन द यूनेस्को मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम लिस्ट, ठीक है। अब है नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसके लिए बताना है कि इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी क्या है, तो ये है आंसर बायोस्फीयर रिजर्व बनाना। Establishment of biosphere reserve is an important strategy for the conservation of biodiversity. Biosphere reserves are areas of terrestrial and coastal ecosystems, promoting solutions to reconcile the conservation of biodiversity with its sustainable use. Notably, in situ and ex situ techniques are adopted for the conservation of biodiversity. Ex situ और in situ जो है ये टेक्निक्स मैंने आपको बता दी हूँ समरी के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइट फॉर एन इन सीटू मैथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा, इनमें से बताना है कौन सा इन सीटू मैथड नहीं है, तो बोटेनिकल गार्डन जो है ये एक्स सीटू मैथड है, बाकी बायोस्फीयर रिजर्व हुआ, नेशनल पार्क वे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ, ये सब क्या हैं, ये इन सीटू में आते हैं। फॉर कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा बोटेनिकल गार्डन डू नॉट कम अंडर इन सीटू मैथड, व्हाइल बायोस्फीयर रिजर्व, national parks, wildlife sanctuaries fall under in the situ method. Next, which of the following gas is commonly used in cryobank for ex situ conservation? कौन सी गैस क्रायोबैंक में ex situ कंजर्वेशन के लिए यूज़ की गई है, ठीक है, तो इसका आंसर है नाइट्रोजन गैस। Ex situ is the process of conserving component of biological diversity by restricting them to natural habitat and then managing them in controlled or modified environment. There are two methods of ex situ, कौन से प्राइमरी फैसिलिटीज़ हैं that hold ex situ conservation, collection of plant, animal और एक्वेरिया, बोटेनिकल गार्डन एंड जू, ठीक है, ये बना के प्लांट और एनिमल्स की कलेक्शन को हम प्लांट और एनिमल्स को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, बोटेनिकल गार्डन बना लिए, जू बना लिए, इनके थ्रू। और सेकेंड मेथड क्या है, इज़ द स्टोरेज ऑफ सीड्स, सेकेंड मेथड है जिससे सीड का स्टोरेज कर लेना, पोलन का, टिश्यूज़ का, एम्ब्रोयो का, ठीक है, इन लिक्विड नाइट्रोजन में, ठीक है, इन सब का स्टोरेज कर लेना। दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर वर्चुअली इंडेफिनिट स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स विदाउट डेट्यूरेशन ओवर ए मच ग्रेटर पीरियड अबाउट ऑल अदर मेथड ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन, कहाँ पे पाई जाती है सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, तो ये मिलती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दे एक्सटेंड फ्रॉम 23 डिग्री 5 नॉर्थ टू 23 डिग्री
5 साउथ। ठीक है, ये इसका एक्सटेंड है। दिस एरिया हैज़ सुटेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरा एंड फाना के लिए सबसे सुटेबल कंडीशन होती हैं यहाँ। इट रिसीव्स हैवी रेन्स होती हैं यहाँ पे और हाई टेम्परेचर होता है थ्रू आउट द ईयर। दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज ऑप्टिमम बायोम बोलते हैं इसलिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स द स्पीसीज डाइवर्सिटी इज रिलेटिवली हायर। कहाँ पे होती है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और कोरल रीफ में। यहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी कैसी है? हायर है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑन लैंड एंड कोरल रीफ इन मैरीन सिस्टम के अंदर होती हैं। कोरल रीफ्स आर अमोंग द मोस्ट बायोलॉजिकल डाइवर्स इकोसिस्टम ऑन अर्थ, हेंस यूपी सर्विस कमीशन हैज़ कंसिडर्ड बोथ ऑप्शन बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन। कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। बायोडाइवर्सिटी रेफर टू ए वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन ए पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। Almost biodiversity is found in tropical rainforest among all ecosystem on the earth. Tropical rainforest extend near the equator. सबसे ज़्यादा कहाँ होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? कहाँ मिलते हैं? इक्वेटर के पास, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी। इनमें से बताना है सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम के अंदर। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। बताना है, तो ये है वेस्टर्न घाट। बायोडाइवर्सिटी इज ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द टर्म बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दैट रेफर्स टू वैरायटी अमोंग एंड बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एरियाज दैट हैव एक्सट्रीमली रिच एंड डाइवर्स फ्लोरा एंड फना एंड आर अंडर थ्रेट ऑफ गेटिंग एंडेंजर्ड आर कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। ठीक है, बहुत सारी तरह के फ्लोरा फना ये सब मिलते हैं यहाँ पे, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। और लेकिन यहाँ ये भी है कि ये जो यहाँ जो फ्लोरा फना है यहाँ पे वे एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, मतलब उन पे खतरा भी होता है। हो सकता है कि कुछ स्पेसीज जो हैं वहाँ की वे विलुप्त होने के कगार पे हों, तो ऐसे एरियाज़ को बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट डिक्लेयर किया गया है। ऑफिशियली 4 आउट ऑफ द 36 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इन द वर्ल्ड आर प्रेजेंट इन इंडिया। द हिमालयाज 36 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, उनमें से 4 हम इंडिया के अंदर हैं। इंडिया में है, एक तो हिमालय है, द हिमालय, और वेस्टर्न घाट है, इंडो बर्मा रीजन है, और एक है सुंडालैंड। ठीक है, फिर है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट मैक्सिमम प्लांट डाइवर्सिटी इज फाउंड। कहाँ पे मिलती है ये? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा प्लांट डाइवर्सिटी मिलती है। मैक्सिमम प्लांट डाइवर्सिटी इज फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। The tropical evergreen forest usually occur in areas receiving more than 200 centimeter of rainfall. कहाँ होते हैं ऐसे फॉरेस्ट? सबसे ज़्यादा जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेन होती है। एंड हैविंग ए टेम्परेचर ऑफ 15 to 30 डिग्री सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर होता है। दे ऑक्यूपाई अबाउट 7% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस एंड हर्बर्स मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट एंड एनिमल्स। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज ओकर इन। कहाँ पे होते हैं ये? ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज़ मैक्सिमम प्लांट बायोमास। कहाँ होता है मैक्सिमम प्लांट बायोमास? कहाँ पे होता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है, फिर है बायोडाइवर्सिटी चेंज ओकर। क्या चेंज होता है इसके अंदर? इंक्रीज टुवार्ड द इक्वेटर। बायोडाइवर्सिटी जैसे इक्वेटर के पास जाते हैं तो क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती है। बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज टुवार्ड्स द इक्वेटर। बायोडाइवर्सिटी इज नॉट इक्वल ऑन अर्थ। इक्वल नहीं है अर्थ पे कहीं भी। इट वेराइज ग्रेटली अक्रॉस द ग्लोब एज वेल एज विद इन रीजन्स। अमोंग अदर फैक्टर्स द डाइवर्सिटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स बायोटा डिपेंड ऑन टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं ये, और प्रिसिपिटेशन पे, आल्टीट्यूड, सोयल जियोग्राफी एंड प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीसीज, इन सब पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन द। कहाँ पे मिलती है रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी? तो ये मिलती है साइलेंट वैली, केरला के अंदर। द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन साइलेंट वैली इन केरला। इट इज़ लोकेटेड इन पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, इंडिया। साइलेंट वैली इज रेक्टेंगुलर होती है, 12 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ and 7 kilometer from east to west. It is located between 11 degree 03 minute to 11 degree 13 minute north. ये इसका लेटीट्यूड है,
और लॉन्गिट्यूड कितना है 76 डिग्री 21 मिनट से और 76 डिग्री 35 मिनट ईस्ट। ठीक है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट और ये साइलेंट वैली वेस्टर्न घाट का एक पार्ट है। साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन कहाँ पे है ये, केरला के अंदर। वहाँ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रिलेटेड टू साइलेंट वैली प्रोजेक्ट, तो ये है केरला। अब आया लॉन्ग बिफोर द इंटरनेट एरा ए रिमार्केबल पीपल्स मूवमेंट saved a pristine most evergreen forest in Kerala's Palakkad district from being destroyed by a hydroelectric project. In 1986, Silent Valley was declared as a national park. वैली ऑफ फ्लावर्स ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये है उत्तराखंड के अंदर चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड्स आर डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट्स, कौन सी वेटलैंड जो है उसको रामसर साइट डेजिग्नेट किया गया है, इनमें से सेलेक्ट करना है। तो आंसर होगा डी, सारी हैं ये। चिल्का लेक है उड़ीसा के अंदर, हुलर लेक है जम्मू कश्मीर में, और केवलादेव है और लोकटक, ठीक है, मणिपुर के अंदर है लोकटक। तो सारी के सारे क्या हैं, ये वेटलैंड्स के रामसर साइट हैं। ये लिस्ट ये है, मैंने लिस्ट समरी के अंदर सारी लिस्ट करा दी है, कौन सी रामसर साइट कहाँ पे है, सारी पढ़ लेंगे एक बार। और अपडेशन के लिए मैंने वीडियो डाली हुई है रामसर साइट की, 5-10 मिनट की वीडियो है। जितनी भी नई रामसर साइट ऐड हुई हैं 2022 के अंदर, अब क्योंकि 75 हो गई हैं, इसके अंदर तो 49 दे रखी हैं घटना चक्र के अंदर तो, लेकिन एट प्रेजेंट में 75 रामसर साइट हो गई हैं। तो सबके नाम और कहाँ हैं वे सब कुछ उस वीडियो के अंदर करा दिया है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे करंट इवेंट में, तो वहाँ पे सारी रामसर साइट्स जो हैं वे अपडेट करके बता दी गई हैं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रामसर साइट अंडर रामसर कन्वेंशन, तो ये है, एक तो सुंदरवन है और एक है भोज वेटलैंड। द रामसर कन्वेंशन वाज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ, किसके कंजर्वेशन से रिलेटेड है ये, वेटलैंड के। रामसर कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। इट इज़ आल्सो नोन एज द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड बोलते हैं इसको। और ये साइन किया गया था 2 फरवरी 1977 को ईरान के रामसर में। दैट डेट इज डिक्लेयर्ड वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं, 2 फरवरी को। बिहार फर्स्ट रामसर साइट इज लोकेटेड इन, कहाँ है बिहार की पहली रामसर साइट, तो ये है बेगूसराय। बिहार फर्स्ट रामसर साइट खबरताल वेटलैंड इज लोकेटेड इन बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। खबरताल वेटलैंड कवर एन एरिया 26.20 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड डिक्लेयर एज रामसर साइट ऑन 21 जुलाई 2020। अच्छे बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है रामसर कन्वेंशन, तो ये है वेटलैंड कंजर्वेशन से रिलेटेड है। वेटलैंड डे कब ऑब्जर्व करते हैं, तो ये है 2 फरवरी को। वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 2 फरवरी। दिस डे मार्क्स द डेट ऑफ द एडोप्शन ऑफ द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑन 2 फरवरी 1971 इन द इरानियन सिटी ऑफ रामसर। थीम ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड 2021 की क्या है, वेटलैंड एंड वाटर। अब आपको याद रखनी है 2022 की। ठीक है, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट इनलैंड सैलाइन वेटलैंड, तो ये है राजस्थान के अंदर, यहाँ पे लार्जेस्ट इनलैंड सैलाइन वेटलैंड है। सांभर झील राजस्थान की है ये, और ये कैसी झील है, ये लार्जेस्ट इनलैंड सैलाइन वेटलैंड है। बायोस्फीयर रिजर्वायर एरिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ, किसका कंजर्वेशन करते हैं ये, जेनेटिक वेरिएशन। बायोस्फीयर रिजर्व इज एन इकोसिस्टम विद प्लांट एंड एनिमल ऑफ अनयूजुअल साइंटिफिक एंड नेचुरल इंटरेस्ट। इट हेल्प टू प्रोटेक्ट जेनेटिक वेरिएशंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट। ठीक है, इनकी जो अलग अलग तरीके के प्लांट होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी जेनेटिक वेरिएशंस को ये प्रोटेक्ट करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड था, तो ये था बायोसेफ्टी एग्रीमेंट से रिलेटेड। कार्टाजेना प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन बायोसेफ्टी। इट वाज अडोप्टेड ऑन 29 जनवरी 2000 को अडोप्ट किया गया था एंड इम्प्लीमेंट किया गया था 11 सितंबर 2003 को। इंडिया कन्फर्म्ड बायोसेफ्टी ऑन कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन 23 जनवरी 2003। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर ऑफ कोरल ब्लीचिंग। सबसे मेन फैक्टर कौन सा है कोरल ब्लीचिंग को इफेक्ट करने वाला, तो ये है राइज इन नॉर्मल टेम्परेचर इन सी वाटर। सी वाटर में क्या हो रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। वार्मर वाटर टेम्परेचर कैन रिजल्ट इन कोरल ब्लीचिंग
व्हेन वाटर इज टू हॉट कोरल विल एक्सपेल द एल्गी, जो जैंथले बोलते हैं इनको, लिविंग इन देयर टिश्यू कॉजिंग द कोरल टू टर्न कम्प्लीटली वाइट हो जाते हैं ये इससे। दिस इज कॉल्ड कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं इसमें। क्योंकि वाइट क्यों हो जाते हैं ये, क्योंकि इनका जो टिश्यू होता है वो कैसा ये टिश्यू अपने टिश्यू में रहते हैं, और जिसके कारण ये क्या होते हैं, कोरल रीफ कम्प्लीटली वाइट हो जाती हैं वार्मर टेम्परेचर के कारण। क्योंकि जो इनका टिश्यू होता है एल्गी उसको एक्सपेल कर देते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है ये अपने टिश्यू से मतलब एल्गी से एक्सपेल हो जाते हैं ये, और वाइट पड़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर इन कोरल ब्लीचिंग, तो ये है ग्लोबल वार्मिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स, कहाँ पे है कोरल रीफ्स, तो ये अंडमान निकोबार के अंदर है, गल्फ ऑफ कच्छ में है और गल्फ ऑफ मन्नार में है। सुंदरबन में कोरल रीफ नहीं है। आंसर हो गया है ए। द टोटल कोरल रीफ एरिया इन इंडिया इज 5719 किलोमीटर स्क्वायर, distributed between 4 major regions: Lakshadweep, Gulf of Mannar, Gulf of Kutch and Andaman Nicobar Islands. Fringing reefs are common. They occur around the Gulf of Mannar, Gulf of Kutch, Andaman and Nicobar Islands. Atoll reefs are found in Lakshadweep. Lakshadweep में atoll reef मिलती हैं। और सुंदरबन इज नोन एज मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं, सुंदरबन में मिलते हैं। ठीक है, चलो तो ये तो हो गए हैं आपके जो क्वेश्चंस थे पीसीएस में, जो स्टेट पीसीएस में आरओ एआरओ में लोअर में यहाँ पूछे गए थे। ये क्वेश्चंस का तो रिवीजन हो गया है। अब कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस दिए हैं इन्होंने, उनको भी देख लेते हैं। इसी चैप्टर से के क्वेश्चन है ये भी। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमोंग द फॉलोइंग हैड यूज्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी। टर्म सबसे पहले किसने यूज किया था, तो किसने यूज किया था ये यूज किया था वाल्टर जी रोसेन ने। वाल्टर जी रोसेन के द्वारा बायोडाइवर्सिटी टर्म यूज किया गया था। द वर्ड बायोडाइवर्सिटी इज ए contraction of the phrase biological diversity and was first coined in 1985 by Walter G. Rosen of the National Research Council as a title word in a seminar organized to discuss biological diversity। ठीक है, हु coined the term biodiversity, तो किसने दिया था, वाल्टर जी रोसेन ने। बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स द बेसिस फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉलोइंग वेज। क्या क्या तरीके हैं, सोयल फॉर्मेशन है और प्रिवेंशन ऑफ सोयल इरोजन, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, पोलिनेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी फॉर्म द बेसिस फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ सोयल फॉर्मेशन, प्रिवेंशन ऑफ सोयल इरोजन, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, पोलिनेशन ऑफ क्रॉप्स। अदर इंपॉर्टेंट यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर लिस्टेड फॉर मेडिकल पर्पज आल्सो। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के क्या थे यूज हैं। द डिकेड 2011-20 हैज़ बीन डेजिग्नेटेड बाय द यूएनओ एज द डिक्लेयर ऑफ। ये 2012 में क्वेश्चन पूछा था, तो उस टाइम पे पूछा है 2011 से और 20 तक के डिकेड को क्या घोषित किया गया है यूएनओ के द्वारा, बायोडाइवर्सिटी डिकेड। ठीक है, फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिक्लेयर डिकेड 2011-20 एज क्या घोषित किया है, डिकेड। तो आंसर हो गया है इसका ए। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिक्लेयर द पीरियड 11 से लेके 20 तक का क्या डिकेड, इसको क्या बताया था, डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी। द मेन गोल इज टू मेन स्ट्रीम बायोडाइवर्सिटी एट डिफरेंट लेवल्स थ्रू आउट द डिकेड। गवर्नमेंट आर एनकरेज टू डेवलप, implement and communicate the result of national strategy for implementation of the strategic plan for biodiversity. Next, which of the following is not responsible for the increase in the biodiversity of an ecosystem। बताना है कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है बायोडाइवर्सिटी के इंक्रीज होने में। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम ये तो है रिस्पॉन्सिबल, इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस ये भी है, और एज ऑफ इकोसिस्टम ये भी है, और लेस नंबर ऑफ ट्रॉफिकल लेवल ये नहीं है इसका। तो आंसर हो गया डी। द इकोसिस्टम इज ए डायनेमिक एंटिटी है। द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल।
The decrease in the trophic level indicate an abundance of a particular type of organism. This resulting in decrease in biodiversity. Rest other factors like the productivity of the ecosystem, intermediate disturbance, age of ecosystem contribute to the richness of biodiversity of the ecosystem. चलिए नेक्स्ट है द हिमालयन रेंज इज़ वेरी रिच इन स्पेसीज डाइवर्सिटी. विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस फेनोमेनन. जो हिमालयन रेंज है वो मतलब उसके वहाँ पे डाइवर्सिटी जो है बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो इसका मतलब रीज़न क्या है इस फेनोमेनन का. तो इसका रीज़न है इट इज़ ए कन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायो जियोग्राफिकल जोन्स. The Himalayan range is very rich in species diversity. The most appropriate reason for this phenomenon is a confluence of different biogeographical zones in this range. Next question, the Biodiversity Act was passed by the Indian Parliament in कब पास हुआ था ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा कब पास किया गया था? दिसंबर 2002 में. Biodiversity Act was passed by Indian Parliament on 11 December 2002. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर बायोडाइवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड. कब पास हुआ था? तो 2002 के अंदर पास हुआ था ये. बायोडाइवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड इन ईयर 2002. इट प्रोवाइड्स फॉर द प्रिजर्वेशन of biological diversity in India and mechanism for equitable sharing of benefits arising out of the use of traditional biological resources and knowledge. National Biodiversity Authority of India was established in, कहाँ इस्टेब्लिश हुई थी ये? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA इंडिया में कहाँ इस्टेब्लिश हुई थी? 2003 में इस्टेब्लिश हुई थी और ये चेन्नई के अंदर. The NBA was established in 2003 to implement India's Biodiversity Act 2002. The headquarters of NBA is in Chennai, Tamil Nadu. It is a statutory autonomous body under Ministry of Environment. ठीक है. How does the National Biodiversity Authority NBA help in protecting Indian agriculture? कैसे हेल्प की है इसने इंडियन एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करने में? तो कैसे हेल्प की है इससे? आंसर है इसका सी. क्या है? NBA चेक द बायोपायरेसी को इसने चेक किया है एंड प्रोटेक्ट इंडिजीनियस एंड ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्सेज. और सेकंड तो होंगे, थर्ड आंसर है ये. एक तो ये करेक्ट है और एक वन करेक्ट है. एप्लीकेशन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिलेटेड टू जेनेटिक या बायोलॉजिकल रिसोर्सेज कैन नॉट बी मेड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द NBA. ठीक है. जो एप्लीकेशन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के, और अगर वे जेनेटिक और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से रिलेटेड हैं तो वे बिना NBA की अप्रूवल के नहीं बनाए जा सकते हैं. तो फर्स्ट और थर्ड इसका करेक्ट आंसर है. द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA विद इट्स हेडक्वार्टर इन चेन्नई वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2003 टू इम्प्लीमेंट इंडियाज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002. द एक्ट कवर्स कंजर्वेशन यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड नॉलेज. ठीक है. बायोलॉजिकल कंजर्वेशन को ये करती है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करती है और उससे संबंधित नॉलेज को. इट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड शेयरिंग द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ सच एक्सेस एंड यूज. द एक्ट आल्सो इंक्लूड इन इट्स एम्बिट द ट्रांसफर ऑफ रिसर्च रिजल्ट्स एंड एप्लीकेशन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट relating to Indian biological resources. The Genetic Engineering Appraisal Committee GEAC फंक्शनिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर ये काम करती है. फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइजिंग. ये मिनिस्ट्री जो है एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसके अंदर काम करती है मतलब. और रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइजिंग साइंटिफिक रिसर्च ऑन जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म. ठीक है. जो साइंटिफिक रिसर्च है जेनेटिक मॉडिफिकेशन के ऊपर, तो उनकी मॉनिटरिंग करती है ये और उनको सुपरवाइज करती है. सी बकथॉर्न हैज़ ए ह्यूज ग्लोबल मार्केट पोटेंशियल. द बेरीज ऑफ दिस प्लांट आर रिच इन विटामिन और न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. इसके अंदर विटामिन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. सी बकथॉर्न जो प्लांट होता है उस पर जो बेरी लगती हैं. और चंगेज़ खान यूज्ड देम टू इम्प्रूव द स्टेमिना टू हिज ट्रूप्स. रशियन cosmonauts used its oil to combat radiation. Where is this plant found in India? कहाँ पे पाया जाता है ये? लद्दाख के अंदर पाया जाता है. सी बकथॉर्न इज ए मेडिसिनल प्लांट है ये और हिमालयन रीजन में पाया जाता है.
Our country hold tremendous potential in respect of sea buckthorn fruit production and diverse varieties which have health promoting properties and play a crucial role in preventing soil erosion को भी ये रोकता है। हेल्थ के लिए तो अच्छा है लेकिन ये सोयल इरोजन को भी रोकता है और हेल्प नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करता है इन कोल्ड एंड डेजर्ट एरिया में। सी बकथॉर्न फ्रूट ग्रो इन द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, लाहौल स्पीति इन हिमाचल प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनकरेज द कल्टिवेशन ऑफ सी बकथॉर्न, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्लांट। इम्पोर्टेंस बता दी है अभी इसकी, तो इम्पोर्टेंस क्या होगी, इट हेल्प इन कंट्रोलिंग सोयल इरोजन को कंट्रोल करता है, प्रिवेंटिंग डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन है 13, और डिजर्टिफिकेशन को रोकता है ये, और इट इज़ ए रिच सोर्स ऑफ बायोडीजल का रिच सोर्स है, ये रॉन्ग है, बायोडीजल का तो रिच सोर्स नहीं है, इसमें तो विटामिन और न्यूट्रिएंट मिलते हैं, और इट हैज़ न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड इज़ वेल अडेप्टेड टू ग्रो इन कोल्ड एरियाज ऑफ हाई अल्टीट्यूड, ये भी करेक्ट है, फर्स्ट भी करेक्ट है, और इट्स टिम्बर इज ऑफ ग्रेट कमर्शियल वैल्यू, तो ये भी रॉन्ग है, फोर्थ भी रॉन्ग है, आंसर हो गया इसका 1 and 3, आंसर हो गया सी। Sea buckthorn plant grow in atmosphere of cold dry climate like part of Ladakh. The bushy character of the plant with a high density of branches helps in checking soil erosion and helps in soil stabilization. The fruit of this plant is a source of nutritious juice. फिर है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और एक असर्शन है और एक रीजन है, बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। द बायोस्फीयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है बायोस्फीयर, बायोस्फीयर जो है ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है, तो ओपन सिस्टम है बायोस्फीयर। देयर कैन नॉट बी ए री इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू सब्सटेंस इन द बायोस्फीयर बट देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड एग्जिट ऑफ एनर्जी, तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा सी, ए ट्रू है बट आर फॉल्स है। द बायोस्फीयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम, द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इन देयर सिस्टम, इसमें इनपुट भी होता रहता है सब्सटेंस का और आउटपुट भी होता रहता है। देयर कैन बी री इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू सब्सटेंस इन द बायोस्फीयर। फिर रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज़ बीन रिपोर्टेड एज रिस्पॉन्सिबल फॉर वल्चर डेथ, वल्चर की डेथ के लिए कौन सा ड्रग रिस्पॉन्सिबल है, तो ये था डाइक्लोफिनेक सोडियम। In May 2003, a scientist working with the Peregrine Fund presented a research paper that confirmed that the vulture deaths were due to anti-inflammatory pain-killing drug diclofenac sodium. A vulture that had high level of diclofenac in their kidney, उनकी किडनी में पाया गया है ये, वल्चर की किडनी के अंदर डाइक्लोफिनेक। इन जनवरी 2004, द रिजल्ट ऑफ ए जॉइंट स्टडी कंडक्टेड बाय द पेरिग्रीन फंड and the Ornithological Society of Pakistan confirmed the diclofenac sodium was indeed the primary reason of vulture death। ठीक है, डाइक्लोफिनेक ही रीज़न था वल्चर की डेथ का, मतलब ये प्राइमरी रीज़न था। दैट वाज एन इम्पोर्टेंट स्टडी दैट रिजल्टेड इन ए बैन ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेटरनरी डाइक्लोफिनेक बाय द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसके के बाद डाइक्लोफिनेक को बैन कर दिया गया था। द डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑफ दिस मेडिसिन कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फैक्ट दैट इट कॉज्ड द डेथ ऑफ 8.5 करोड़ वल्चर इन इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान इन 10 ईयर के अंदर इतने करोड़ वल्चर्स खत्म हो गए थे। दिस बैन वाज सून इंट्रोड्यूस्ड इन नेपाल एंड पाकिस्तान। समझ गए, वल्चर जो हैं हमारे एनवायरनमेंट की साफ़ सफाई में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। ये जो डेड एनिमल होते हैं तो उनको ख़त्म, मतलब मरे हुए जो एनिमल्स होते हैं उनको खा लेते हैं, मरे हुए जानवर जो होते हैं उनको खा पी के वहाँ सफाई कर देते हैं, नहीं तो वो पड़े रहेंगे, वहीं पड़े रहेंगे तो वे फिर सड़ेंगे और वहाँ गंदगी रहेगी तो फिर क्या होगा, डिजीज़ फैलेंगी जो ह्यूमन के लिए हार्मफुल होंगी। इसलिए वल्चर हमारे एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी हैं। विच पेन किलर गिवन टू कैटल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द नियर एक्सटिंक्शन ऑफ वल्चर इन इंडिया, ये कैटल को दिया जाता है पेन किलर, और जब कैटल मर जाते हैं तो उनको वल्चर खाते थे तो ये वल्चर के अंदर चला जाता था ये, तो कौन सा है ये, डाइक्लोफिनेक। द रैपिड रेट ऑफ डिक्लाइन इन वल्चर पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ मेनली ड्यू टू, किस लिए, ओवर यूज ऑफ डाइक्लोफिनेक ड्रग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द लॉस ऑफ वल्चर पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ पेन किलर्स टू कैटल। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ पेन किलर्स टू कैटल इज द मेन कॉज ऑफ लॉस ऑफ वल्चर पॉपुलेशन इन इंडिया।
डाइक्लोफिनेक इज द ड्रग दैट एक्टेड एज ए मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑफ वल्चर्स। डाइक्लोफिनेक इज एन एंटी इन्फ्लामेटरी है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी पेन किलर ड्रग है दैट वाज यूज्ड वाइडली इन इंडिया इन द 90s में, ये इंडिया में यूज़ किया जाता था और इट प्रूव्ड फैटल टू वल्चर्स। Vultures, which used to be very common in the Indian countryside some year ago, are rarely seen nowadays. This is attributed to, क्या करते हैं ये क्या मतलब अब पहले बहुत ज़्यादा थे और अभी बहुत ही कम बचे हैं, तो इसका क्या रीज़न है? ड्रग यूज्ड बाय द कैटल ओनर्स फॉर ट्रीटिंग देयर डिजीज्ड कैटल। The reason behind the heavy decline in the population of vulture is diclofenac taken by vulture from the carcasses of dead cattle lying in open fields. Cattle owners used this drug for treating their diseased animal. Diclofenac is highly toxic and has killed vulture in a very large numbers in this way. It has drastically brought down their population. समझ गए? फिर है नेक्स्ट, ए ट्री स्पेसीज इन मॉरिशस फेल्ड टू रिप्रोड्यूस। मॉरिशस में एक ट्री था, अब वो क्या हो गया है? वो रिप्रोड्यूस नहीं करता है। ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ ए फ्रूट ईटिंग बर्ड, उसकी वजह से क्या हो गया है? मतलब उस ट्री की वजह से क्या हुआ है? एक जो फ्रूट ईटिंग बर्ड थी वो भी एक्सटिंक्शन हो गई है। तो ये बर्ड कौन सा था? ये डोडो। डोडो वाजे कौन सी बर्ड थी? डोडो बर्ड थी ये। डोडो वाजे जियंट बर्ड विद शॉर्ट स्टम्पी लेग्स एंड ए लार्ज हुक्ड बीक इज यूज्ड लिव ऑन द इंडियन ओशियन आइलैंड ऑफ मॉरिशस। यहाँ पे रहती थी ये। had completely vanished by the end of 17th century. Dodo was helpful in pollinating में helpful थी ये and propagating में। seed of species called तंबाला क्यों, ठीक है, ये इसकी स्पेसीज को पोलिनेट करती थी। तो अब क्या हो गया है इसकी वजह से? तो ये जो ट्री की स्पेसीज थी, अब ये इंडिया, ये बर्ड वो हो गई है यहाँ से वैनिश, तो ये ट्री भी यहाँ से वैनिश होने वाला है, हो चुका है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स बताना है। ब्लू फाइंड महशीर, ये वाइल्ड लाइफ है और ये कहाँ पाई जाती है? तो ब्लू फाइंड, ये बताना है हमें करेक्टली मैच कौन सा है इसके अंदर। तो ब्लू फाइंड महशीर जो है ये गलत है, कावेरी रिवर पे नहीं है ये, बस इसमें करेक्ट है आंसर रस्टी स्पॉटेड कैट। ये क्या है? ईस्टर्न घाट पे मिलती है, रस्टी स्पॉटेड कैट, ठीक है, इसका आंसर हो गया है। सॉरी, 3 भी रही है और ये भी सही है। ये ब्लू फाइंड महशीर जो है ये कावेरी रिवर पे है, ठीक है, आंसर हो गया इसका सी। 1 भी करेक्ट और 3 भी। इरावदी डॉल्फिन चंबल रिवर पे नहीं मिलती है ये। ब्लू फाइंड महशीर इज फाउंड नेचुरली इन कावेरी रिवर। इरावदी डॉल्फिन इज फाउंड नियर सी कोस्ट इन एस्चुरी एंड रिवर इन पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये यहाँ पे मिलती है इरावदी डॉल्फिन। In Chilka Lake also Irrawaddy dolphin is found. In Chambal River Gangetic dolphin is found. चंबल रिवर पे कौन सी मिलती है? गंगेटिक डॉल्फिन पाई जाती हैं। और रस्टी स्पॉटेड कैट इज़ फाउंड इन ईस्टर्न घाट पे रस्टी स्पॉटेड कैट मिलती हैं। तो इन्होंने क्या दिया था? इरावदी डॉल्फिन चंबल रिवर। इरावदी डॉल्फिन चंबल रिवर पे नहीं मिलती है। चंबल रिवर पे कौन सी मिलती है? गंगेटिक डॉल्फिन मिलती है। इरावदी डॉल्फिन चिल्का लेक पे पाई जाती हैं। Due to some reasons, if there is a huge fall in the population of species of butterflies, what could be its likely consequence and consequences? क्या होगा बताओ? इसका आंसर है सी 1 and 3। पोलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड, ठीक है, अगर बटरफ्लाई की जो स्पेसीज हैं वे कम होती चली जाएंगी तो क्या होगा? एक तो प्लांट्स जो है कुछ जो प्लांट हैं उनका पोलिनेशन बुरी तरह से अफेक्टेड होगा, और एक क्या होगा? इट कुड लीड टू ए फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पेसीज ऑफ वास्प है, स्पाइडर है, बर्ड्स है, इनकी स्पेसीज भी कम हो जाएगी। बटरफ्लाइज प्ले ए विटल रोल इन द पोलिनेशन ऑफ मैनी फ्लावरिंग प्लांट्स, सो देयर डिक्लाइनिंग नंबर मे हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द पोलिनेशन ऑफ प्लांट्स। बटरफ्लाइज एक्ट एज द लोअर मेंबर इन द फूड चेन। दे आर द मील ऑफ स्पाइडर, बर्ड और स्नेक, ये इन सब का मील होती है, भोजन होती है। देयरफॉर द ड्रॉप इन ए नंबर ऑफ बटरफ्लाइज कैन एडवर्सली अफेक्ट द फूड चेन। नेक्स्ट, इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ, द फ्लाइंग फॉक्स इज, फ्लाइंग फॉक्स क्या है? एक बैट है। द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स पैट्रोपस गिगेंटिस, ठीक है, पैट्रोपस गिगेंटिस, कभी कभी वर्ड ना बस वो अटक जाता है।
Also known as the Greater Indian fruit bat, is a species of bats in the family Pteropodidae. It is found in Bangladesh, China, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. यहाँ पे पाई जाती है. The marine animal called dugong, which is vulnerable to extinction, is an, क्या है ये, मैमल है. डुगोंग क्या है, मैमल है एक. ठीक है, डुगोंग इज ए मीडियम साइज्ड मैरीन मैमल विच इज वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन. नेक्स्ट है कंसर्निंग डुगोंग, ए मैमल फाउंड इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट. बताना इससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. तो आंसर है इसका सी आंसर है 1. इट इज़, एक तो हर्बीवर्स मैरीन एनिमल है ये, और इट इज़ गिवन लीगल प्रोटेक्शन दी गई है इसको अंडर शेड्यूल फर्स्ट में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है 1972 के तहत. ठीक है, और इट इज़ फाउंड अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया. सारी जो कोस्ट हैं वहाँ पे मिलती है इंडिया के, तो नहीं है, वहाँ नहीं पाई जाती है, तमिलनाडु के अंदर पाई जाती है. द डुगोंग नोन एज सी काओ इज मोस्टली फाउंड इन ईस्टर्न अफ्रीका, साउथ एशिया, ऑस्ट्रेलिया, और इन इंडिया इट इज़ फाउंड इन गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक बे. यहाँ पे पाई जाती है ये. फीडिंग ऑन सी ग्रासेज, dugongs are found in seagrass beds, sheltered water, lagoons and bays. It has been given legal protection under Schedule 1st of the Wildlife Protection Act 1972. Next, there 3 of the following criteria have contributed to the recognition of Western Ghat, Sri Lanka and Indo-Burma regions as hot spot of biodiversity. तो क्यों इनको हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी डिक्लेयर किया गया है, क्यों किया गया है भाई. आंसर होगा इसका सी. देखते हैं यहाँ पे आंसर. एक तो क्योंकि यहाँ स्पेसीज रिचनेस है, और एक यहाँ एंडेमिज्म है, और एक है थ्रेट प्रिसेप्शन है यहाँ. ठीक है, यहाँ जो फ्लोरा फना है यहाँ पे उन पे खतरा बना हुआ है, इसलिए भी इसको बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट घोषित किया गया है यहाँ. ठीक है, तो आंसर हो गया इसका 1, 3 एंड 5. द क्राइटेरिया फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ रीजन एज ए हॉट स्पॉट, स्पेसीज रिचनेस सबसे ज़्यादा होती है वहाँ, एंडेमिज्म होता है, और थ्रेट प्रिसेप्शन दैट लीड टू द रिकॉग्निशन ऑफ वेस्टर्न घाट, श्रीलंका एंड इंडो बर्मा रीजन एज हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. फिर एक गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक असर्शन है, एक रीजन है, और बताना है इनमें से क्या राइट है. मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाइज आर फाउंड इन ट्रॉपिकल कंट्रीज. ट्रॉपिकल कंट्रीज में मिलती हैं जो मैक्सिमम नंबर की स्पीसीज हैं बटरफ्लाई की. और रीजन क्या है, बटरफ्लाइज कैन नॉट टॉलरेट लो टेम्परेचर को बटरफ्लाई टॉलरेट नहीं कर सकती है. तो करेक्ट है दोनों ही, ए भी करेक्ट है और आर भी करेक्ट है. रीज़न भी यही है. इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट क्लाइमेट फैक्टर्स रेगुलेट मोस्ट इंसेक्ट स्पीसीज लाइफ साइकिल इंक्लूडिंग बटरफ्लाइज. इट इज़ वेल established दैट टेम्परेचर इज ए की फैक्टर फॉर इंक्रीजिंग डेली एक्टिविटीज़, फ्लाइट, फॉरगेगिंग और मूवमेंट्स ऑफ बटरफ्लाइज. बटरफ्लाइज कैन नॉट टॉलरेट लो टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकती है. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज आर फाउंड इन ट्रॉपिकल कंट्रीज में पाई जाती हैं. ठीक है. कंसर्निंग एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट. बताना है कौन सा करेक्ट है इसमें से. तो आंसर होगा इसका, यहाँ देख लेते हैं, इट इज़ ए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन. करेक्ट है ये. और द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन. इस ऑर्गेनाइजेशन में ये क्या हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था हॉट स्पॉट वर्ड, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कंसेप्ट. तो ये गलत है. थर्ड है, इट आइडेंटिफाइज द साइट रेफर टू एज इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज. थर्ड भी राइट है, तो शायद इसका आंसर सी है. सी होना चाहिए. हाँ, आंसर सी है इसका. बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इज़ ए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ नॉन गवर्नमेंटल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये, दैट स्ट्राइव टू कंजर्व बर्ड एंड देयर हैबिटेट एंड ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है, बर्ड को कंजर्व करना, उनके हैबिटेट को कंजर्व करना और ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को. इट इज़ ए वर्ल्ड लार्जेस्ट पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन विद 115 पार्टनर हैं इसके ऑर्गेनाइजेशन के. दिस ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइज इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज. It has so far identified more than 13,000 such areas. Concept of biodiversity hotspot was propounded by British environmentalist Norman Mairy. इन्होंने दिया था ये बायोडाइवर्सिटी का कंसेप्ट. किसने दिया था ये, नॉर्मन मायरे ने. Hence statement 2 is incorrect while statement 1 and 3 are correct. Which one of the following statement is correct. इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. जो करेक्ट है हम वही देखेंगे.
द बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल डील्स विद जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ मॉप, मीटिंग ऑफ पार्टीज को बोलते हैं मॉप फर्स्ट, टू द कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी वाज हेल्ड 23 से 27 फरवरी को हुई थी 2004 में, ये कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर। हैंस स्टेटमेंट ये इज इनकरेक्ट। इंडिया ऑन 23 जनवरी 2001 साइन कार्टेजेना प्रोटोकॉल पे इंडिया ने साइन करी थी 13 जनवरी 2001 को ऑन बायोसेफ्टी और द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। Hence, statement B is also incorrect. It is designed to protect both biological diversity and human life from any adverse effect of organism modified by technology. Hence, statement C is correct. The United States of America is not a member of Biosafety Protocol Convention on Biological Diversity. इसका member नहीं है अमेरिका, ठीक है। So, statement D is also incorrect. फिर है next question. Which one of the following union ministries implement the Cartagena Protocol on Biosafety? कौन सी मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट करती है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ, सॉरी सी नहीं है, डी है आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ओके, द कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी और द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी is an international agreement which aims to ensure the safe handling, transport and use of living modified organisms resulting from the modern biotechnology that may have adverse effect on biological diversity, also taking into account risk to human health. It was adopted on 29 जनवरी 2000 और को अडोप्ट किया गया था एंड एंटर इनटू फोर्स में कब आया था? 11 सितंबर 2003 को। India signed the Biosafety Protocol on 23rd January 2001. In India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change implement this protocol. A sandy and saline area is the natural habitat of an Indian animal species. The animal has no predators in that area, but its existence is threatened due to the destruction of its habitat. Which one of the following could be that animal? तो कौन सा एनिमल है वो? ये है इंडियन वाइल्ड एस, ठीक है। यहाँ इसका कोई प्रीडेटर नहीं है, लेकिन फिर भी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, यहाँ का हैबिटेट इनका ख़त्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से ये किस में आ गए हैं? खतरे में आ गए हैं ये स्पेसीज। रन ऑफ कच्छ इज़ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन वाइल्ड एस। दिस एनिमल हैज़ नो प्रीडेटर्स इन दैट एरिया बट इट्स एग्जिस्टेंस इज थ्रेटेन्ड ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स हैबिटेट। Next question, the conference of the parties, 10th conference of the parties of the United Nations Conference on Biological Diversity was held at, कहाँ हुई थी ये? नागोया में। The 10th meeting of Conference of the Parties COP10 held in Nagoya from Japan from 18 to 29 October 2010. Nagoya Biodiversity Summit concluded with the adoption of historical decision that would permit the community of nations to meet the unprecedented challenge of the continued loss of biodiversity compounded by climate change. एक सेकेंड, इसको इरेज करते हैं, गलती से लाइन बनती है, ठीक है। द 11th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, COP11 कहाँ हुआ था? ये हैदराबाद इंडिया में हुआ था 2012 में। और 12th मीटिंग जो थी COP12 की, 12th मीटिंग इसकी कहाँ हुई थी? प्योंगचांग में हुई थी ये, रिपब्लिक ऑफ कोरिया में 2014 में। 15th मीटिंग हुई थी इसकी कहाँ? कुनमिंग चाइना के अंदर और 2021 में। एंड सेकेंड फेज विल बी हेल्ड फ्रॉम 25 अप्रैल टू 8 मई 2022। अब देख लेना 22 में इसकी मीटिंग कहाँ हुई है और कौन से नंबर की मीटिंग हुई है, ठीक है। अपडेट जरूर कर लेना इसको, क्योंकि क्वेश्चंस इनसे पूछे जा रहे हैं। यहाँ तो आपको पता चल रहा है कुछ चीज़ें अपडेट नहीं है, लेकिन ये पता चल रहा है कि हाँ क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। लेकिन जब आप करंट इवेंट पढ़ोगे तो सारी चीज़ों को इन्हें, सारी आपकी करंट इवेंट में सारी चीज़ें आपकी मतलब रिकॉल हो जाएंगी, पता चल जाएगा आपको कि किस किस चीज़ पे आपको फोकस करना है। प्रॉपर डिज़ाइन एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ UNREDD+ प्रोग्राम कैन सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट टू, ये था प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इससे रिलेटेड प्रोग्राम था ये।
और रिसाइलेंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम और पॉवर्टी रिडक्शन, इन तीनों से ही रिलेटेड था। आंसर हो गया इसका डी। UNREDD क्या फुल फॉर्म है? रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इज एन इंटर इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम अंडर द एजिस ऑफ UNFCCC नंबर कंट्रीज। दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड 2008 में स्टार्ट हुआ था। इंस्टीट्यूशन लाइक UNDP, FAO, UNEP आर एसोसिएटेड विद दिस प्रोग्राम। The objective of this program is to mitigate climate change by reducing net emission of greenhouse gas through enhanced forest management in developing countries। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव था इसका? जो क्लाइमेट चेंज है उसको मिटिगेट करना है कि इसकी जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा है उसको कम करके, और कम कैसे हो सकता है कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ाया जाए डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। UNREDD+ program focus on conservation and sustainable management of forests. It plays a vital role in mitigating adverse effect of climate change. Proper design and effective implementation of UNREDD+ program can significantly contribute to the protection of biodiversity and maintaining the resilience of forest ecosystem. It also provides technical and financial support to developing countries, thus contributing टू पॉवर्टी एलिविएशन। ठीक है, इसका पर्पज पॉवर्टी को एलिमिनेट करना भी है, कम करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, टू इम्पोर्टेंट रिवर्स वन विद इट्स, एक सेकेंड, कहाँ पूछा गया है ये क्वेश्चन? ये IAS में पूछे गए क्वेश्चन है। ये जो हाई लेवल के क्वेश्चन हैं ये ज़्यादातर UPSC के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं। इनके अंदर टू इम्पोर्टेंट रिवर्स वन विद इट्स शोर्स इन झारखंड and known by a different name in Odisha and another with its shores in Odisha merge at a place only a short distance from the coast of Bay of Bengal before flowing into the sea. This is an important site of wildlife and biodiversity and a protected area. Which one of the following could be this? तो इनमें से कौन सी हो सकती है? भीतरकनिका। ब्राह्मणी एंड वैतरणी रिवर्स मर्ज एट भीतरकनिका, यहाँ पे ये मर्ज हो जाती हैं दोनों। बिफोर एम्पिटिंग इनटू द सी, सी में जाने से पहले ये दोनों यहाँ पे भीतरकनिका पे ब्राह्मणी और वैतरणी मर्ज हो जाती हैं। भीतरकनिका इज प्रोटेक्टेड एरिया फॉर वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। ब्राह्मणी रिवर इज नोन एज साउथ कोल इन झारखंड, ब्राह्मणी रिवर को झारखंड में साउथ कोल बोलते हैं। और ब्राह्मणी रिवर इज फॉर्म्ड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ साउथ कोल एंड संख रिवर नियर राउरकेला। वैतरणी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम गुप्तगंगा से निकलती है। ये कहाँ, कौन सी, ये जो उड़ीसा का क्योंझर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से गुप्तगंगा हिल से निकलती है वैतरणी रिवर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोंग द मैथमेटिकल इंडाइसिस फॉर मेजरिंग बायोडाइवर्सिटी विच वन शोज द मीन स्पीसीज डाइवर्सिटी इन हैबिटेट एट ए लोकल स्पीड। तो ये है बीटा इंडेक्स। स्पीसीज रिचनेस इट इज़ द मेजर ऑफ स्पीसीज फाउंड इन ए कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या, कौन सी स्पीसीज, कितनी स्पीसीज पाई जा रही हैं, ये स्पीसीज रिचनेस उसको दिखाता है। अल्फा डाइवर्सिटी इन इकोलॉजी, अल्फा डाइवर्सिटी इज द मीन स्पीसीज डाइवर्सिटी इन साइट्स और हैबिटेट एट ए लोकल स्केल। ठीक है, एक हैबिटेट में जितनी भी स्पीसीज रह रही हैं उन सबको बताता है अल्फा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी इट इज़ द कंपेरिजन ऑफ डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम यूजुअली मेजर्ड एज द चेंज इन द अमाउंट ऑफ स्पीसीज बिटवीन द इकोसिस्टम। इसमें देखा जाता है कि स्पीसीज के अंदर क्या चेंज हो रहा है, कैसी उनकी संरचना बन रही है, या पहले से जो कोई स्पीसीज थी इकोसिस्टम के अंदर अब कोई नई स्पीसीज आ गई है दूसरी, तो उन सबको रेफर करता है बीटा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी इट इज़ ए मेजर ऑफ ओवरऑल डाइवर्सिटी फॉर द डिफरेंट इकोसिस्टम विद ए रीजन। एक रीजन के अंदर जो अलग अलग इकोसिस्टम होते हैं ये उनकी डाइवर्सिटी को मेजर करता है गामा डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसर्निंग द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN एंड द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फना एंड फ्लोरा, साइट्स बोलते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनके बारे में करेक्ट है। तो आंसर होगा इसका B, 2 and 3 राइट हैं। IUCN रन्स थाउजेंड ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट अराउंड द वर्ल्ड टू बेटर मैनेज द नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, ये तो IUCN का हो गया है। साइट्स इज लीगली बाइंडिंग ऑन द स्टेट दैट हैव जॉइनड इट बट दिस कन्वेंशन डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉ। लीगली तो है ये,
स्टेट पे लीगली बाइंडिंग है ये, बट क्या है इसके लिए नेशनल लॉ, मतलब दैट हैव जॉइन इट, मतलब ये स्टेट पे लीगली बाइंडिंग है कि वे इससे जुड़ें, बट दिस कन्वेंशन डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉ, मतलब ये नेशनल लॉ का प्लेस नहीं ले सकता है ये जो कन्वेंशन है साइट्स का। Created in 1948, the International Union for Conservation of Nature (IUCN) is a membership of union which provides public, private, and non-governmental organizations with knowledge and tools to enable human progress, economic development, and nature's conservation to take place together. It is not a part of the United Nations का part नहीं है ये। IUCN's expertise and extensive network provide a solid foundation for a large and diverse portfolio of conservation projects around the world. Hence, statement 1 is incorrect, while statement 2 and 3 are correct. अब है next question with reference to an initiative called the Economics of Ecosystem and Biodiversity. TEEB की full form है ये। Which of the following statement is are correct? इसमें से बताना है इसके बारे में कौन सा statement correct है, तो आंसर होगा इसका C, 2 and 3. It is a global initiative that focus on drawing attention to the economic field of biodiversity. ठीक है, ये ग्लोबल इनिशिएटिव है और ये बायोडाइवर्सिटी के इकोनॉमिक बेनिफिट पे क्या करता है, अटेंशन करता है, ध्यान करता है, फोकस करते हैं. It presents an approach that can help decision maker recognize, demonstrate and capture the value of ecosystem and biodiversity. ठीक है, the economics of ecosystem and biodiversity TEEB is global initiative focused on making values visible. Its principal objective is to mainstream the value of biodiversity and ecosystem service into decision making at all levels. It aims to achieve this goal by following a structured approach to valuation that help decision makers recognize the wide range of benefits provided by ecosystem and biodiversity, demonstrate their value in economic terms, and where appropriate captures these value in decision making. It was launched by Germany and European Union in March 2007 में इन्होंने इसको लॉन्च किया था, and the study was led by Pawan Sukhdev from 2007 to 11. ठीक है, in which of the following state is non-tailed macaque found in its natural habitat? कहाँ पे मिलता है ये, तो ये मिलता है तमिलनाडु के अंदर, केरला के अंदर और कर्नाटका के अंदर. लॉन्ग टेल्ड मैकेक्यू इज़ फाउंड इन वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया. इट इज़ एंडेंजर्ड स्पीसीज है ये, विच इज़ मोस्टली फाउंड इन केरला, कर्नाटका एंड बॉर्डर रीजन ऑफ तमिलनाडु. नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग. कंसीडर करना है इनको और बताना है विच ऑफ द अबोव आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया. इनमें से कौन सा नेचुरली पाया जाता है इंडिया के अंदर, तो ये है ब्लैक नेक्ड क्रेन और फ्लाइंग स्क्वीरल और स्नो लियोपर्ड. ये तो इंडिया के अंदर नेचुरली है, लेकिन चीते जो हैं इंडिया से गायब हो गए हैं और अब इन्हें अदर कंट्री से लाया जा रहा है, जैसे नामीबिया से लाए थे और अभी साउथ अफ्रीका से लाए हैं. चीता वाज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट, डिक्लेयर हो गया था ये इंडिया से 1952 में. रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया withheld the government's plan to rehabilitate cheetah in India. Significantly, the government had planned to introduce cheetah in a wildlife sanctuary in MP from Namibia. ठीक है, MP में लाए गए हैं नामीबिया से. स्नो लियोपर्ड्स हैबिटेट इज फाउंड 3000 से 4500 मीटर्स अबव द सी लेवल. सर्वे हेल्ड इन उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश हैव कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ स्नो लियोपार्ड इन इंडिया. इनकी तो प्रेजेंस है, मतलब ये तो पाए गए हैं अभी. ब्लैक नेक्ड क्रेन इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ जम्मू कश्मीर की, ये स्टेट बर्ड है ब्लैक नेक्ड क्रेन. और फ्लाइंग स्क्विरल आर फाउंड इन इंडिया, रसिया, जापान, चाइना, यूरोप, अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका, यहाँ सब में पाई जाती है ये फ्लाइंग स्क्विरल. इंडिया इज हैबिटेड टू 7 स्पेसीज ऑफ फ्लाइंग स्क्विरल की 7 स्पेसीज इंडिया के अंदर पाई गई हैं. 6 ऑफ विच आर फाउंड इन द हिमालय, जिनमें से 6 कहाँ है, हिमालय रीजन में. अब है नेक्स्ट विद रेफरेंस टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी. साइक्लोन फ्रॉगमॉथ और कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे चिन्ड मिनीवेट और वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट्स आर, क्या है ये बर्ड्स हैं, बर्ड्स की बायोडाइवर्सिटी है, स्पेसीज हैं. विद रेफरेंस टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, साइक्लोन फ्रॉगमाउथ और बैट्रा कोस्टोमस मोनीलीगर और कॉपर स्मिथ बारबेट, ये है मैग्लेमिया और हेमेका फाइला. और ग्रे चिन्ड मिनीवेट, इसका नाम है पेरिक्रोकोटस सोलेरिस. एंड वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट, इसका है ये है
फोइनिक्यूरस और सिक्टिकेपस आर द स्पेसीज ऑफ बर्ड, ये बर्ड की स्पेसीज हैं, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग, बताना है इसमें से। और द फेनोमेनन ऑफ द हाइबरनेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एनिमल्स। तो आंसर हो गया इसका सी, 1, 2 एंड 3। बैट्स है और बियर्स है और रोडेंट्स है। हाइबरनेशन और विंटर स्लीप रेफर्स टू ए स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी अमोंग एनिमल्स स्पेंडिंग विंटर इन ए डोरमेंट स्टेट। It is a survival strategy designed to conserve energy when weather conditions are not favorable. हाइबरनेशन को क्या बोलते हैं? विंटर स्लीप बोलते हैं, ठीक है। इसमें कुछ एनिमल्स जो होते हैं वे डोरमेंट स्टेट में चले जाते हैं विंटर सीजन में। दिस कंडीशन इज ऑब्जर्व अमोंग बोथ टाइप्स ऑफ एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। स्क्विरल, बियर, सम बैट्स resort to hibernation in winter when they do not find means to feed themselves. In this state, animals' metabolism shows its temperature plunge and breathing is slow. To face this situation, they eat heavily in summer and autumn, storing fat to survive in winter. Mammals like squirrel or muskrat, mice and other rodents fall under this category of animals. फिर नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और बताना है कौन सा इनमें से करेक्ट है। तो आंसर है इसका सी, दोनों ही करेक्ट है। बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर लेटीट्यूड। जो लोअर लेटीट्यूड है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, किसकी कंपेयर में? हायर लेटीट्यूड की कंपेयर में। अलोंग द माउंटेन ग्रेडियंट्स बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर लेटीट्यूड एज कम्पेयर टू द हायर अल्टीट्यूड्स, ठीक है। जो माउंटेन ग्रेडियंट है वहाँ देखें तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? लोअर एल्टीट्यूड में ज़्यादा होती है हायर एल्टीट्यूड की तुलना में। बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर एल्टीट्यूड एज कम्पेयर टू द हायर एल्टीट्यूड। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट विच हैव द लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी आर फाउंड इन लोअर लेटीट्यूड। सिमिलरली, वैलीज फाउंड इन लोअर एल्टीट्यूड हार्नेस ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी देन माउंटेन्स ऑफ हाई अल्टीट्यूड। फिर है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और साल्ट वाटर क्रोकोडाइल इज फाउंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाया जाता है अंडमान और निकोबार आइलैंड में। श्रीव एंड तापीर आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट ऑफ द मालाबार रीजन। तो ये रॉन्ग है सेकंड, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी, harboring unique endemic life forms. The marine biodiversity include marine mammals such as whale, dolphin, dugong, marine turtles और estuarine और saltwater crocodile, fish, prawn and lobsters, corals, she-hells, including rare and endangered trochus species. श्रीव एंड तापीर आर फाउंड इन लार्ज हिमालय रेंज में मिलती हैं ये वेस्टर्न घाट और मालाबार रीजन में नहीं मिलते हैं। फिर है नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर करना और बताना है कौन सा करेक्ट है। इन इंडिया रेड पांडा इज नेचुरली फाउंड इन द वेस्टर्न हिमालय ओनली। रेड पांडा कहाँ पाया जाता है? वेस्टर्न हिमालय में पाया जाता है केवल। और इन इंडिया स्लो लोरिस लिव्स इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। तो बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है? ओनली 2। इन इंडिया स्लो लोरिस लिव्स इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये करेक्ट है इसमें। क्योंकि रेड पांडा जो है वे रेड पांडा एक टेरिटोरियल मैमल है और इट्स जूलॉजिकल नेम क्या है? एलुरस फुल्जेंस। रेड पांडा लिव्स इन टेम्परेचर क्लाइमेट इन डेसिडियस एंड कोनिफेरस फॉरेस्ट, यूजुअली विद एन अंडर स्टोरी ऑफ बम्बू एंड होलो ट्रीज। दिस मेक्स दैम ए की स्पेसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट एंड इंडिकेटर्स ऑफ फॉरेस्ट हेल्थ। दे आर फाउंड इन द हिमालय रीजन में पाए जाते हैं, इन पार्ट्स ऑफ नेपाल और भूटान, म्यांमार एंड इन इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ सब में पाए जाते हैं ये। मोस्ट ऑफ द रेड पांडा ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन चाइना, सबसे ज़्यादा चाइना में मिलते हैं ये। वेयर इज द मेजॉरिटी ऑफ इंडियन रेड पांडा इज फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं। दिस स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। स्लो लोरिस स्पेसीज आर फाउंड इन बांग्लादेश में पाए जाते हैं स्लो लोरिस स्पेसीज, कोलंबिया, चाइना, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और इंडिया में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में। म्यांमार इंक्लूडिंग मरगुई
archipelago, Thailand and Vietnam except the south. Thus statement 2 is correct. Next, concerning a conservation organization called Wetland International, which of the following statement is are correct? अब इसके बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. तो आंसर है इसका टू करेक्ट है. इट वर्क्स ऑन द ग्राउंड लेवल ऑफ डेवलप एंड मोबिलाइज नॉलेज एंड यूज द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू एडवोकेट फॉर बेटर पॉलिसीज. वेटलैंड इंटरनेशनल इज ए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है ये दैट वर्क्स टू सस्टेन एंड रिस्टोर वेटलैंड एंड देयर रिसोर्सेज. ठीक है, जो वेटलैंड्स हैं उनकी रिसोर्सेज को और उनको ये सस्टेन रखते हैं, रखने पे वर्क करते हैं और उनको रिस्टोर करते हैं. फॉर पीपल ऑफ एंड बायोडाइवर्सिटी, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड एनजीओ के द्वारा सपोर्ट किया जाता है इसको. एनजीओ मेंबरशिप फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. इट्स हेड ऑफिस इज कहाँ है? हेड ऑफिस नीदरलैंड के अंदर है. और वेटलैंड इंटरनेशनल वर्क इन मैनी थीमेटिक एरियाज थ्रू आउट द वर्ल्ड. इट इज़ द लीडिंग साइंटिफिक एक्सपर्ट ऑन peatland and climate change as well as wetland and water bird migration based on extensive research as well as field project. Wetland International's work range from research and community based field project to advocacy and engagement with governments, corporate and international policy, fora and conventions. Wetland International work through partnership and is supported by contribution from an extensive specialist expert network and 10 of thousands of volunteers. ठीक है, इसमें ये सब योगदान देते हैं, इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं. फिर नेक्स्ट, इंडिया इज ए पार्टली टू द रामसर कन्वेंशन एंड हैज़ डिक्लेयर्ड मैनी एरियाज एज रामसर साइट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब एज टू हाउ वी शुड मेंटेन दीज सिटीज इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस कन्वेंशन. क्या है? इंडिया पार्टी है, पार्ट है इंडिया, मतलब पार्टिसिपेट करता है रामसर कन्वेंशन में. इंडिया भी इसका पार्ट है और इसने बहुत सारी इंडिया के अंदर रामसर साइट डिक्लेयर की गई हैं. तो बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इसको अच्छे से डिस्क्राइब करता है. तो आंसर है इसका डी. कंजर्व ऑल द साइट्स थ्रू इकोसिस्टम अप्रोच एंड अलो देयर सिमल्टेनियस सस्टेनेबल यूज. इन India is a party to Ramsar Convention and declared many areas as Ramsar site to conserve all the site through an ecosystem approach and allow their simultaneous sustainable use. If a wetland of international importance is brought under the Montreux Accord, what does it imply? तो क्या होता है अगर कोई इंटरनेशनल जो वेटलैंड है वो किस में आ जाती है? मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में आ जाती है. तो क्या इम्प्लाई होता है उस पर? तो आंसर है इसका ए. Change in ecological character have occurred, are occurring or likely to occur in the wetland as a result of human interference. The Montreux Record is a register of wetland site on the list of wetland of international importance where change in ecological character have occurred, are occurring or are likely to occur as a result of technological developments, pollution और अदर ह्यूमन इंटरफेरेंस. ठीक है, इन सबको रिकॉर्ड किया जाता है कि वेटलैंड के अंदर क्या चेंज हुआ है, क्या हो रहे हैं और किन ये जो चेंज हो रहे हैं किन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का रिजल्ट है और क्या सब पोल्यूशन हो रहा है वहाँ पे, क्या ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, उन सबको ये रजिस्टर करता है. इट इज़ मेंटेन एज ए पार्ट ऑफ रामसर लिस्ट. एज एन इकोसिस्टम वेटलैंड आर यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. इनमें से बताना है किस लिए वेटलैंड यूजफुल है. फॉर न्यूट्रिएंट रिकवरी एंड साइक्लिंग के लिए, या फॉर रिलीजिंग हैवी मेटल्स थ्रू एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स, इन रिड्यूसिंग सिल्टेशन ऑफ रिवर्स बाय रिटेनिंग सेडिमेंट्स, या ऑल द अबव. तो आंसर हो गया इसका डी, सभी के लिए. वेटलैंड प्रिवेंट फ्लडिंग बाय होल्डिंग वाटर मच लाइक ए स्पॉन्ज. ठीक है, ये फ्लड को रोकता है, फ्लड आने से रोकता है. बाय डूइंग सो वेटलैंड हेल्प कीप रिवर लेवल नॉर्मल रखता है रिवर के लेवल को, एंड फिल्टर एंड प्यूरीफाई द सरफेस वाटर को प्योर रखता है. वेटलैंड एक्सेप्ट वाटर ड्यूरिंग ए फ्लड एंड व्हेन एवर वाटर लेवल आर हाई, व्हेन वाटर लेवल आर लो, वेटलैंड स्लोवली रिलीज वाटर. ठीक है, जब फ्लड आती है तो वेटलैंड क्या होते हैं, वाटर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जब वाटर की कमी होती है वहाँ या वाटर लेवल नीचे जाता है तो वाटर को रिलीज़ करते हैं ये. वेटलैंड आल्सो रिलीज वेजिटेटिव मैटर्स इनटू रिवर्स विच हेल्प फीड फिश इन द रिवर्स. और वेटलैंड हेल्प टू
counterbalance the human effect on river by rejuvenating them and surrounding ecosystem. Concerning the wetland of India, consider the following statement और बताना है कौन सा करेक्ट है. The country's total geographical area under the category of wetland is recorded more in Gujarat as compared to other states. सबसे ज़्यादा ये जो जोग्राफिकल एरिया है कंट्री का जो वेटलैंड के अंदर आया है तो ये गुजरात का है. इन इंडिया द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ कोस्टल वेटलैंड लार्जर देन दैट ऑफ टोटल इज इनलैंड एरिया ऑफ वेटलैंड्स. तो आंसर हो गया इसका ई, केवल फर्स्ट करेक्ट है. The share of the inland wetland of country's total geographical area under the category of the wetland is 69.23% and 27.13% area is under coastal wetland category while 3.64% is under low wetland category. Gujarat has the greatest share of wetland. Andhra Pradesh is second number पे Andhra Pradesh है. So statement 1 is correct. Consider the following statement. Under Ramsar Convention, it is mandatory on the part of Government of India to protect and conserve all the wetland in the territory of India. क्या कहा इन्होंने कि रामसर कन्वेंशन के अंडर मतलब इसके तहत ये मैंडेटरी है गवर्नमेंट इंडिया की गवर्नमेंट के लिए कि वो जितनी भी जिस टेरिटरी को वेटलैंड घोषित किया गया है उसको प्रोटेक्ट करे और कंजर्व करे. टेरिटरी के अंदर जहाँ भी वेटलैंड है उनको प्रोटेक्ट करे और कंजर्व करे. सेकंड, द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010 वर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन. और थर्ड है द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010 आल्सो encompass the drainage area और catchment regions of the wetland as determined by the authority. तो कौन सा करेक्ट है? केवल सी. 3 करेक्ट है. अंडर रामसर कन्वेंशन इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल वेटलैंड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ठीक है, मैंडेटरी नहीं है ये चीज़. सो ये स्टेटमेंट 1 क्या है? इनकरेक्ट है. द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010 वर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन पे बेस्ड नहीं है. इट वॉज फ्रेम्ड बाय रिकमेंडेशन ऑफ ए एक्सपर्ट पैनल constituted according to provisions of National Environment Policy 2006. Hence, statement 2 is incorrect. Moreover, the Wetland Conservation and Management Rules 2010 also encompass the drainage area or catchment regions of the wetland as determined by the authority. Hence, statement 3 is correct. So C will be the correct answer. Further, government has notified Wetland Conservation and Management Rule 2017 आ गया है और which has enhanced the focus of management of wetland from a central authority to state bodies. ठीक है, अभी क्या हुआ है, वेटलैंड के मैनेजमेंट को ज़्यादा फोकस किया गया है इसके थ्रू, ये जो रूल 2017 में आया है. द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ बायोमास इज मिनिमल इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट्स. कहाँ पे जो बायोमास प्रोडक्शन है वो सबसे कम है? तो ये है डीप सी में. बायोमास इज ए टर्म ऑफ ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल्स दैट स्टीम फ्रॉम प्लांट्स इंक्लूडिंग एल्गी, ट्री एंड क्रॉप्स. ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जो किससे बनता है? प्लांट से, जैसे एल्गी हुआ, ट्री हुआ, क्रॉप्स है, इन सब से फॉर्म होता है. बायोमास इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन प्लांट से प्रोड्यूस होता है कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू प्लांट मटेरियल थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड इंक्लूड ऑल लैंड एंड वाटर बेस्ड वेजिटेशन एज वेल एज ऑल ऑर्गेनिक वेस्ट. ठीक है, हैंस डीप सी हैज मिनिमम बायोमास प्रोडक्शन होता है डीप सी के अंदर, और हाईएस्ट कहाँ होता है? ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 2200 ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर. बायोमास प्रोडक्शन फॉर बायोमास गिवन इन द ऑप्शन आर एज फॉलोज. क्या है? डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या होता है? 1200 ग्राम होता है पर स्क्वायर, और टैगा ये 800 ग्राम होता है पर स्क्वायर, प्रेरी 600 ग्राम पर स्क्वायर, और डीप सी में नेग्लिजिबल होता है. द ऑथर ऑफ टुमारोज बायोडाइवर्सिटीज़, ये किसकी बुक है? नहीं, हाँ, कौन है इसके ऑथर? तो ये हैं वंदना शिवा. द टुमारो बायोडाइवर्सिटी इज वंदना शिखर, ये इसकी ऑथर हैं. फिर है कंसिडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट, कंसिडर करना है इनको.
और बताना है विच ऑफ द अबोव हैज़ या हैड ए बियरिंग ऑन द बायोडाइवर्सिटी। तो इसका आंसर हो गया डी 1, 2 एंड 3। द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन और द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। ठीक है, द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर इज़ पॉपुलरली नोन एज इंटरनेशनल सीड ट्रीटी बोलते हैं इसको, और इट इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल एग्रीमेंट इन हार्मोनी विद कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इट एम्स एट गारंटी फूड सिक्योरिटी थ्रू द कंजर्वेशन, exchange and sustainable use of world plant genetic resources for food and agriculture. The World Heritage Convention and United Nations Convention to combat desertification also has a bearing on the biodiversity. ये सब बायोडाइवर्सिटी को लेके ही बनाए गए हैं। तो ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कर लिया हमने, हाई लेवल के क्वेश्चंस भी देख लिए हैं, और जो छोटे क्वेश्चंस थे जो पीसीएस में, लोअर पीसीएस इन सब में पूछे गए थे, वे क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। और आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है बायोडाइवर्सिटी भी। अब एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। कल चैप्टर शुरू करेंगे 4th। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको सारे चैप्टर रिविज़न करा दें, उसके बाद हम इकोनॉमिक्स शुरू करने वाले हैं। चलिए, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि फीडबैक मिलना बहुत ज़रूरी है। चलिए, धन्यवाद।